नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी और इटली के उनके समकक्ष गुइसेप कोंटे के बीच आज डिजिटल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिनमें वाणिज्य, निवेश और पर्यावरण में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह इस समय बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए 200 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी संगठन का जायजा लेने बाकुंडा का दौरा करने वाले शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से परिश्रम करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार में काम कर रहे आईपीएस अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। अगर उन्होंने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन्हें आयकर के मामले में फंसाया जा सकता है। एलएसी पर चल रहे सीमा तनाव को कम करने के लिए भारत चीन की सेनाओं के बीच आज 8वें दौर की वार्ता होगी। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन करेंगे। इस दौरान भारतीय सेना चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर जोर देगी। पूर्वी लद्दाख में बीते कई महीनों से जारी सैन्य गतिरोध के बीच भारत ने एक बार फिर चीन को कड़ा संदेश दिया है। यूरोपीय देशों की यात्रा पर आए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भारत के सेना प्रमुख जनरल एवं नरवणे ने नेपाली जनरल पूर्ण चंद्र थापा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के सेना प्रमुखों ने भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सहयोग और दोस्ती बढ़ाने पर चर्चा की। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि दुमका कोषागार मामले में लालू आधी सजा काट चुके हैं। यदि उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत 8 नवंबर से 2 दिवसीय प्रवास पर जयपुर आ रहे हैं। भागवत यहां 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बैठक में भाग लेंगे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संघचालक डॉक्टर रमेश ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका में मतदान के 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। अभी तक जो बाइडेन ने 253 निर्वाचन मंडल मतों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली है, वहीं मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर केवल कानूनी वोटों को गिना जाए तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन फर्जी वोटों को गिना जा रहा है। इस बीच मतगणना केंद्रों के बाहर ट्रंप समर्थकों ने कई जगह हंगामा किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की तरफ से मिशिगन और जॉर्जिया में दायर किए गए केस खारिज कर दिए गए हैं। याचिका में ट्रंप ने पोस्टल बैलेट की गिनती रोकने की मांग की थी। अब इन दोनों राज्यों में पोस्टल बैलेट की गिनती जारी रहेगी। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया है, जबकि 2 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने अभी भी घेर रखा है। मुठभेड़ में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। अभी मुठभेड़ जारी है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि बीते 23 सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा किए गए इस फैसले में दंपत्ति को पुलिस संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया गया था। रूस के सुरक्षा बलों का एक दस्ता सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान और रूस के बीच ये 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। इसका उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के अनुभवों को साझा करना है। टीवी पत्रकार अर्नव गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। अर्नव गोस्वामी की जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। देश के पूर्व नौकरशाहों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 370 की वापसी से संबंधित गुपकार घोषणा पत्र की जमकर निंदा की है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। इसके लिए मुफ्ती को 3 साल तक की जेल की सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से बचाने वाली सैनिटाइजर टनल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। इसके हानिकारक प्रभाव के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया है। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि रासायनिक छिड़काव और पैरा बैंगनी किरणें हानिकारक होती है। भारत में कोरोना का आंकड़ा 84,11,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,24,985 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 47,638 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 670 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हो गया है। इसमें से अब तक 12,38,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं।
आंध्र में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 नवंबर को स्कूल खोलने के 3 दिन बाद करीब 262 छात्र और 160 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षा आयुक्त बी चिन्ना ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान में कोरोना को लेकर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया है। यूपी सरकार ने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 14 लोगों को फरार घोषित किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यूपी सरकार ने अराजपत्रित राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देने का ऐलान किया है। इसका लाभ प्रदेश के करीब 15 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का ऐलान किया है। ये राज्य के 50,000 प्रति माह से कम वेतन वाले पदों पर लागू होगा। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने 75% आरक्षण देने का चुनाव में युवाओं से वादा किया था। मेघालय विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है। सरकार ने सदन में पहले दिन ही 5 विधेयक पेश किए हैं। सीएम कोनराड संगमा ने कहा है कि लोगों को तय समय में सेवाएं देने के लिए विधेयक पास किए गए हैं। इससे लोगों को और अधिकार मिलेंगे। भारी प्रदूषण और धुंध से दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब हो गई है। इसके साथ ही लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता ने AQI को भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा दिया है। प्रदूषण पर नजर रखने वाले सफर ने दिल्ली में हवा की औसत गुणवत्ता 486 दर्ज की गई। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूट के 20 मोबाइल फोन, 2 चाकू और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक अनीता चौहान ने बताया कि विजय, राकेश, अतुल सहित 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के स्कूल को ढहाए जाने पर पार्टी ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि मसूद का अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया गया है, जबकि बीजेपी नेताओं के 500 से अधिक अवैध निर्माण हैं। उन पर कब कार्रवाई होगी। यूपी सीएम योगी ने दिवाली से पहले किसानों को राहत देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में लिए जाने वाले मंडी शुल्क को 1% घटा दिया गया है। अब मंडी में किसानों से शुल्क 2.5% की जगह 1.5% ही लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST केसों के शिकार लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि SC और ST के आरोप लगाने के मामले में अगर कोई गवाह मौजूद नहीं है तो ये SC और ST की अपमानजनक टिप्पणी को अपराध नहीं माना जाएगा। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय ने सरकार से पूछा है कि मामले की जांच कब पूरी होगी। बता दें कि कोर्ट ने 25 नवंबर तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भूकंप के झटके लगे हैं। शुक्रवार सुबह 3:30 बजे चंबा जिले में भूकंप आया। शिमला के मौसम विभाग ने बताया कि चंबा में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.9 थी। हालांकि कोई नुकसान होने की सूचना नहीं है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब के सांसदों के बीच वार्ता हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि पंजाब में ट्रेन सेवा तभी बहाल होगी जब राज्य सरकार रेलवे की संपत्तियों और कर्मचारियों की सुरक्षा का आश्वासन दे, साथ ही पटरियों से तभी प्रदर्शनकारियों को हटाए। कर्नाटक में 10 नवंबर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के तुरंत बाद पार्टी आला कमान से इस संबंध में चर्चा करेंगे। उसके बाद नए मंत्रियों के नाम तय करेंगे। झारखंड में भी सीबीआई को अब जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीबीआई को राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए दी गई सहमति को वापस ले लिया गया है। ऐसा आदेश कई प्रदेश सरकारें पहले ही जारी कर चुकी हैं। झारखंड सरकार के फैसले पर विपक्षी भाजपा ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, जिसके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। सरकार ने बीपीओ के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार के इस कदम से कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम में मदद मिलेगी। इस तरह की कंपनियों के लिए समय समय पर रिपोर्टिंग और अन्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह में तेजी और बिजली खपत बढ़ोतरी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट थोड़े समय के लिए ही है। कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भी पीएम मोदी को हार नजर आती है तब वे ओवैसी की पार्टी को हिंदू मुस्लिम की सियासत और ध्रुवीकरण के लिए मैदान में उतार देते हैं। राजस्थान सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर गुर्जरों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है, जिसके चलते अभी भी राज्य के कुछ हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित है। मुख्यमंत्री नीतीश के रिटायर होने वाले बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई दी। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राजनीति और समाज सेवा करने वाला कभी रिटायर नहीं होता। उन्होंने कहा कि नीतीश के बयान का लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं।
आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने ये जानकारी दी है। झारखंड का बोकारो दूसरा और पूर्वी सिंहभूम जिला तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों को चौथा स्थान मिला है। ये रैंकिंग विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति पर आधारित है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली समूह के निदेशकों को गिरफ्तार किया है। इन पर धोखाधड़ी के 2 मामलों में कार्रवाई हुई है। इन निदेशकों पर 2019 में 169 शिकायतकर्ताओं ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। लोगों ने फ्लैट बुक किया लेकिन नहीं मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों की अनिवार्य रूप से फिर जांच कराई जाए जिनकी रैपिड एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि अभी तक की गई जांचों में 77% परीक्षण RAT आधारित है। केंद्र सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ानों पर लगाई गई सीमा को बढ़ाया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि यात्रियों की संख्या में सुधार देखा गया है। घरेलू उड़ानों की संख्या को 70 से 75% तक बढ़ाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान कई सड़कें जाम कर दी हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक के इस राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का आह्वान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया है। IPL के पहले क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में 0 पर 3 विकेट खोने वाली दिल्ली 143 रन ही बना सकी। पहले क्वालीफायर में हार के बाद भी दिल्ली के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने का मौका है। अब वो एलिमिनेटर मुकाबले में जीतने वाली टीम के साथ दूसरा क्वालीफायर मैच खेलेगी। अगर इस मुकाबले में दिल्ली जीत जाती है तो वो फाइनल मैच में पहुंच जाएगी। IPL के एलिमिनेटर मुकाबले में आज बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट के लीग चरण के आखिरी मैचों में दोनों टीमों का प्रदर्शन एक दूसरे से एकदम विपरीत रहा। RCB जहां लगातार 4 मैच हारी, वहीं सनराइजर्स ने जीत की हैट्रिक लगाई। पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे के नाम से एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने क्रिकेट से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया है। ये किताब आज मुंबई में लॉन्च होगी। सचिन ने कहा है कि ये पुस्तक भी मेरे खेल की पारी की तरह है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।